हेलो एवरीवन। कुछ कारण वजह से हमारी दोस्त अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके बिहाफ पर आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। सो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कांच की विशाल खिड़कियों से छनकर नैना के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुली। आँख खुलते ही उसे पिछली रात का वो सेंटिन ड्रेस, वो विक्रम का करीब आना और फिर अपनी वो बेवकूफ़ाना हिचकी याद आ गई। नैना ने तुरंत पास रखा तकिया उठाया और उसमें अपना मुंह छुपाकर जोर से चिल्लाई, हे भगवान, मैं उस लंबे खंबे से कैसे नजर मिलाऊंगी? वो पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा। नैना ने तकिए के अंदर ही बड़बड़ाते हुए खुद को कोसा। उसने तुरंत फैसला किया कि वो आज बिल्कुल सामान्य बर्ताव करेगी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी वो खूबसूरत और बोल्ड एमरान ग्रीन ड्रेस अलमारी के सबसे गहरे कोने में छुपा दी और वापस अपनी एक ढीली ढाली सी कार्टून प्रिंट वाली ओवरसाइज्ड टी शर्ट को और पजामा पहन लिया। बालों का एक रफ सा जूड़ा बनाया और एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकली। बस नैना, कॉन्फिडेंट तो किसी से भी नहीं डरती। खुद को हौसला देते हुए वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ी। डाइनिंग टेबल पर विक्रम हमेशा की तरह अपने डार्क सूट और क्रिप्सी सफ़ेद शर्ट में बैठा था। उसके एक हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का मग था और दूसरे हाथ से वो अपने टैबलेट पर कुछ पढ़ रहा था। उसकी वो खौफनाक और सख्त ऑरा पूरे कमरे में छाई हुई थी। नैना दबे पांव बिल्ली की तरह बिना आवाज़ के टेबल की तरफ बढ़ी। उसका इरादा था कि वो चुपचाप अपना नाश्ता लेगी और भाग जाएगी। गुड मॉर्निंग, विक्रम ने टैबलेट से नजरें हटाए बिना अपनी भारी और खुरदुरी आवाज़ में कहा। नैना के कदम वहीं जम गए। उसने एक बनावटी और नर्वस सी स्माइल अपने चेहरे पर चिपकाई और बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। विक्रम ने अपना टैबलेट बंद किया और उसकी तरफ देखने लगा। उसने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और अपनी उन ठंडी गहरी आंखों से नैना को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होठों के किनारे एक बहुत ही बारीक सी शैतानी मुस्कान आ गई। रात को नींद कैसी आई? विक्रम ने बहुत ही इत्मीनान से पूछा। मतलब, कल रात तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी ना? मैंने गार्ड्स को बोलकर एसी का टेम्परेचर और कम करवा दिया था। अब ठीक है ना? नैना का चेहरा एक सेकंड में टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि ये खड़ूस डॉन अब उसके मज़े ले रहा है। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे कोई गर्मी वर्मी नहीं लग रही थी, ठीक है? नैना ने हड़बड़ा कर झूठ बोला और तुरंत अपनी नज़र छुपाकर किचन काउंटर की तरफ भाग गई। मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। नैना किचन काउंटर पर जाकर चाय के बर्तन में पानी उबालने लगी। उसकी पीठ विक्रम की तरफ थी और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि विक्रम वापस अपने काम पर लग जाए। लेकिन विक्रम का आज काम करने का कोई मूड नहीं था। उसे अपनी इस जंगली बिल्ली को परेशान करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो दुनिया की किसी भी करोड़ों डील्स में नहीं आ सकता था। अचानक नैना को अपने पीछे एक बहुत ही भारी और खौफनाक मौजूदगी का एहसास हुआ। वो डार्क और कड़क परफ्यूम की खुशबू उसके इर्द गिर्द छा गई। इससे पहले कि नैना पलट पाती, विक्रम के दोनों सख्त और मजबूत हाथ उसके शरीर के दोनों तरफ किचन काउंटर के किनारों पर टिक गए। विक्रम ने उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया था। नैना की सांसें अटक गई। विक्रम का चौड़ा सीना लगभग नैना की पीठ को छू रहा था। ये क्या कर रहे हो? नैना ने बिना पलटे कांपती हुई आवाज़ में पूछा। विक्रम ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया। उसकी ठुड्डी लगभग नैना के कंधों को छू रही थी और उसकी गर्म सांसें नैना की गर्दन के बालों को उड़ा रही थी। मैं तो बस अपनी कॉफ़ी में डालने के लिए चीनी ले रहा था, विक्रम ने बेहद खतरनाक और नशीली फुसफुसाहट में कहा। चीनी? वहाँ उस तरफ है। नैना ने अपनी उंगली दूर रखे डिब्बे की तरफ इशारा किया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। लेकिन मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत पसंद आ रहा है, विक्रम ने जानबूझकर अपनी आवाज़ को और भारी करते हुए कहा। वैसे आज सुबह के लिए तुम्हारी उस साथी आंटी ने कोई भी तरकीब नहीं बनाई क्या? मुझे लगा आज नाश्ते की टेबल पर भी तुम मुझे रिझाने की कोई नया तरीका आजमाओगी। यह सुनते ही नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झटके से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम इतना करीब था कि मुड़ते ही नैना का चेहरा विक्रम के सीने से टकरा गया। नैना ने अपनी नजरें उठाईं। विक्रम का चेहरा बहुत करीब था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी नाच रही थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नैना ने चिढ़कर अपने दोनों हाथों से विक्रम के सीने पर रखे और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ूस माफिया एक इंच भी नहीं हिला। मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा? हाँ, विक्रम ने होठों पर दिल धड़का देने वाली मुस्कान लाई। कल रात तुम ही थी ना
कि तुम्हें गर्मी लग रही है, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। और वैसे भी विक्रम ने अपनी एक हाथ काउंटर पर हटाया और बहुत ही नरमी से नैना के गालों पर आ रही बालों की एक लट को कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियों की चुभन से नैना के शरीर में करंट सा दौड़ गया। मुझे लगा कि कहीं तुम्हें सुबह सुबह फिर से वो हिचकी ना आ जाए। विक्रम ने नैना की आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी बात पूरी की। नैना का पारा और शर्म दोनों सातवें आसमान पर पहुंच गए। वो समझ गई कि विक्रम अब कल रात का पूरा बदला ले रहा है। मुझे कोई इसकी नहीं आ रही, नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरीते हुए कहा। लेकिन उसका चेहरा लाल होता उसकी सारी पोल खोल रहा था। पीछे हटो, मुझे चाय बनानी है। और तुम माफिया की डॉन हो ना? जाओ जाकर गोलियां चलाओ, गुंडों को पीटो। यहाँ किचन में मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और जिद्दी से बवंडर इसी किचन में खड़ा है। विक्रम ने एक कदम पीछे की ओर बढ़ाया, जैसे नैना पूरी तरीके से काउंटर से मानो चिपक सी गई थी। और मैंने कहा था ना नैना, अगर तुम आग से खेलने आई थी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शेर शिकार करना भूला नहीं है। विक्रम की नज़र नैना के कांपते हुए गुलाबी होठों पर टिक गई। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई। नैना की वो सारी बकबक, सारी चालाकी एक झटके में गायब हो गई। उसने डर और एक अजीब सी मीठी घबराहट में अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा कि आज वो विक्रम पक्का उसे चूम ही लेगा। कुछ ही सेकंड तक खामोशी रही। नैना की धड़कनें जैसे ड्रम की तरह बज रही थी। और फिर विक्रम ने धीरे से अपना चेहरा नैना के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, तुम्हारी चाय उबलकर बाहर गिर रही है जंगली बिल्ली। नैना ने झटके से अपनी आंखें खोल लीं और पीछे मुड़कर देखा। सच में चाय का उबाल आ चुका था और वो स्टोव पर गिर रहा था। हाय राम! नैना ने तुरंत गैस बंद की और जब तक वो मुड़कर विक्रम को कुछ कहती, विक्रम उससे काफ़ी दूर जा चुका था। वो अब वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। उसके चेहरे पर एक बेहद खामोशी लेकिन विजय मुस्कान थी, जैसे उसने आज दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। नैना ने अपना चाय का कप उठाया और गुस्से से पैर पटकते हुए टेबल की तरफ आई। तुम बहुत गंदे हो, नैना ने कुर्सी पर धड़ाम से बैठते हुए कहा। और तुम बहुत लाल हो रही हो, टमाटर की तरह। विक्रम ने अपना टेबलेट वापस से उठाते हुए बिना देखे जवाब दिया। नैना का मुंह जो पहले फुला हुआ था अब भयानक गुस्से में तब्दील हो चुका था। टमाटर शब्द ने तो जैसे माचिस का काम कर दिया था। उसने अपना चाय का कप जोर से टेबल पर पटका, जिससे थोड़ी सी चाय झलक कर बाहर गिर गई। टमाटर किसको बोला बे? हाँ? नैना का रेडियो पूरी वॉल्यूम में चालू हो चुका था। मैं टमाटर नहीं हूँ। अगर मैं टमाटर हूँ तो तुम क्या हुआ? एक नंबर के कड़वे करेले? नहीं नहीं, करेला तो फिर भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम तो वो जले हुए लंबे बांस हो जिससे हमेशा सिर्फ खड़ूसपन का धुआं ही निकलता रहता है। विक्रम ने अपनी आंखों के कोनों से उसे देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। वो बस अपनी कॉफ़ी का घूंट पीता रहा, जिससे नैना का पारा और चढ़ गया था। और ये जो तुम अभी किचन में किसी सस्ती फिल्म के हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे ना, ये तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नैना ने हवा में उंगली नचाते हुए अपना भाषण जारी रखा। तुम माफिया को डॉन हो भाई। तुम्हारा काम है लोगों को डराना, उन्हें धमकाना, कुर्सियों पर बैठकर हुक्म चलाना, ये छुप छुप कर किचन में आकर लड़कियों को डराना, उनकी चाय उबाल कर गिरवाना। ये सब तुम्हारे रुतबे को शोभा नहीं देता, समझे? मेरा बस चलता ना तो वो उबलती हुई चाय तुम्हारे उस महंगे सूट पर उड़ेल देती। विक्रम ने बहुत ही इत्मीनान से टैबलेट बंद किया और अपनी कोहनियाँ मेज पर टिकाकर अपनी ठुड्डी हथेलियों पर रख ली। अब वो पूरे ध्यान से नैना का ये ड्रामा देख रहा था, जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प नाटक चल रहा हो। ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ? नैना ने हाँफते हुए बोली। मुझे कोई हिचकी बिचकी नहीं आ रही, ठीक है? और ना ही मैं तुम्हारे उस परफ्यूम से कोई बेहोश हो रही थी। वो तो बस तुमने अचानक से पीछे आकर मुझे डरा दिया था। और वो शांति आंटी की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आई थी मैं, ठीक है? मुझे तुम्हारे इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितने खड़ूस बनकर रहते हो ना, उतने ही अच्छे लगते हो। ये जो तुम आजकल रोमियो बनने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सब ना बंद कर दो, वरना क्या? विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक तरीके से पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी वो हल्की सी शैतानी मुस्कान थी। वरना वरना मैं? नैना के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बस जंगली उंगली उठाई खड़ी हुई थी। वरना मैं तुम्हारे लिए वो पाव भाजी और आलू के पराठे बनाना बंद कर दूंगी। हाँ, तुम फिर जिंदगी भर वो उबला हुआ घास फूस वाला विदेशी सलाद ही खाते रहना, ठीक है? विक्रम एक पल के लिए उसे देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर वापस अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गया। ठीक है,
विक्रम ने बहुत ही गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन अगली बार जब मैं इस सस्ते रोमियो वाले ड्रामे को दोहराऊं तो मेहरबानी करके वो हरे रंग की सैटिन वाली ड्रेस ही पहनना, ठीक है? वो तुम्हारे इस टमाटर वाले चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर विक्रम ने अपना खाली कप मेज पर रखा और बड़ी ही शान से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। नैना का जो मुंह अभी तक मशीन गन की तरह चल रहा था, वो एक झटके से खुला का खुला रह गया। उसका गुस्सा, उसका भाषण, सब कुछ उस लाइंस ने चकनाचूर कर दिया था। वो अपनी जगह पर मानो भूत बनकर खड़ी रह गई थी, जबकि उसका चेहरा अब शर्म से और भी ज्यादा लाल हो चुका था। वो ठंडी, खौफनाक और बेजवान दुनिया का डॉन सच में अब उसी के खेल में उसे ऐसी मात दे रहा था कि नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना सिर पीटे या फिर वहीं खड़े होकर मुस्कुरा दे। बहुत घमंड है ना इसे अपने इस खड़ूस एटीट्यूड पर। नैना ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बड़बड़ाई, मुझे सस्ते रोमियो वाले डायलॉग्स मारता है। रुक जा लंबे खंबे, आज मैं भी तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरा साफ तेरा माफिया वाला गुरूर पानी में धुल जाएगा। नैना का खुराफाती दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने देखा कि विक्रम कांच के बड़े से स्लाइडिंग दरवाजे से बाहर प्राइवेट इंडोर स्विमिंग पूल के किनारे टहल रहा है। उसने अपना फोन कान पर लगाया हुआ था और किसी से बहुत ही गंभीर माफिया वाले लहजे में बात कर रहा था। पूल का वो हिस्सा जहाँ विक्रम खड़ा था बहुत ही गहरा था, लगभग 12 फीट। पानी एकदम शांत और नीले कांच की तरह चमक रहा था। नैना ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लाई। कल रात से बहुत ही गर्मी लग रही थी ना तुम्हें, हाँ? चलो पतिदेव, आज तुम्हें थोड़ा ठंडा किया जाए। नैना ने दबे पांव बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह पूल के किनारे की तरफ बढ़े। विक्रम पूरी तरीके से अपने फोन कॉल और दुश्मनों की किसी खेप की बातों में उलझा हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नैना उसके पीछे आकर खड़ी हो चुकी है। जैसे ही विक्रम ने मुड़ने के लिए अपना पैर उठाया, नैना ने अपने दोनों हाथों से विक्रम की चौड़ी और सख्त पीठ पर पूरी ताकत से धक्का दे दिया। एक बहुत ही भारी आवाज के साथ विक्रम का वो विशाल शरीर पानी के अंदर जा गिरा। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उछलकर किनारों पर आ गिरी। विक्रम का फोन छिटक कर दूर फर्श पर जा गिरा। नैना ने पूल के किनारे खड़ी होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। कैसा लगा पतिदेव? आ गया ना मजा, हाँ? अब बैठो उस पानी में और अपनी सारी गर्मी को शांत कर लो, ठीक है? नैना को लगा कि विक्रम अभी पानी से बाहर आएगा और अपने गीले बालों को पीछे करेगा और गुस्से से चिल्लाते हुए उसे डांटेगा। नैना उस डांट को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। 5 सेकंड बीत गए, उसके बाद 10 सेकंड। पूल का पानी अभी भी हिल रहा था, लेकिन विक्रम अभी तक बाहर नहीं आया था। नैना की हंसी अचानक से धीमी सी हो गई। उसने थोड़ा आगे झुककर पानी में देखने की कोशिश की। पतिदेव, ये क्या लुका छिपी के खेल नहीं है, ठीक है? बाहर आओ। मुझे पता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तभी पानी की सतह पर हलचल हुई। विक्रम का सिर बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा देखकर नैना के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। विक्रम की वो ठंडी, खौफनाक और बेजान आंखें इस वक्त खौफ से फटी हुई थी। वो पानी में तैरने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो पागलों की तरह हाथ पैर मार रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और वो पूरी तरीके से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार पानी के अंदर जा रहा था। उसका पूरा शरीर एक अजीब से लकवे का शिकार हो गया था। वो किसी आम इंसान की तरह डूब नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर सदमा उसकी जान निकाल रहा हो। विक्रम, विक्रम! नैना ने मुंह से एक चीख निकल गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं है। विक्रम सच में डूब रहा है और वह पानी से बाहर नहीं आ पा रहा है। नैना ने बिना एक सेकंड गवाए अपनी टी शर्ट के साथ ही उस 12 फीट गहरे पानी में छलांग लगा दी। नैना एक बेहतरीन स्विमर थी। उसने तेजी से तैरकर विक्रम को पकड़ा, लेकिन विक्रम का शरीर पत्थर की तरह भारी और सुन्न हो चुका था। उसकी आंखें पलट रही थीं। नैना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ा और फिर उसने विक्रम के सीने के नीचे से अपने हाथ डाले और पानी को चीरते हुए किसी तरह उस विशाल से शरीर को किनारे तक खींच लाई थी। किनारे पर आते ही नैना ने अपनी पूरी ताकत से विक्रम को टाइल्स वाले फर्श पर धकेला और खुद भी हाँफते हुए बाहर आई। फर्श पर गिरते ही विक्रम जोर जोर से खांसने लगा।
उसके फेफड़ों में गया पानी बाहर आ रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सफ़ेद शर्ट उसके सीने से चिपक गई थी और वो अपने घुटनों के बल बैठकर लंबी लंबी हाँफती हुई सांसें ले रहा था। नैना बुरी तरीके से ये सब देखकर डर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कांपते हुए विक्रम के पास गई और उसने अपना हाथ विक्रम के पीठ पर रखा। पतिदेव, तुम ठीक हो ना? मुझे मुझे नहीं पता था कि दूर रहो मुझसे। विक्रम की एक खौफनाक और दहला देने वाली दहाड़ पूरे पेंट हाउस में गूंज उठी। उसने झटके से नैना का हाथ झटक दिया। वो झटका इतना तेज था कि नैना पीछे फर्श पर जा गिरी। विक्रम धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो भयंकर खौफ कुछ पल पहले था, वो अब एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल चुका था जो अब कुछ सब कुछ भस्म कर देना चाहता था। विक्रम की आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मेरी दुनिया कोई खेल है? विक्रम की आवाज़ में इतनी भयंकर नफरत और गुस्सा था कि नैना की रूह कांप गई। तुम्हें लगता है कि हर चीज़ एक मजाक है, एक बचकानी हरकत है? विक्रम, मेरी मेरी बात सुनो, मैं तो बस। नैना फर्श पर पीछे खिसकते हुए रोने लगी। चुप रहो। विक्रम ने उंगली दिखाते हुए एक और दहाड़ मारी। उसके गले की नसें तन गई थीं। तुमने आज जो किया है ना, अगर किसी और ने किया होता तो मैं अब तक उसके शरीर के टुकड़े करके उसी पूल में फेंक चुका होता। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी, तुम्हारी इस पागलपन की वजह से आज मेरी जान जा सकती थी। और वो भी इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हारे उस बचकाने दिमाग को दूसरों के दर्द का अंदाजा ही नहीं है। नैना ने अपने कानों पर हाथ रखकर सुबकने लगी। उसने आज से पहले विक्रम का इतना भयानक और खूंखार रूप कभी नहीं देखा था। वो माफिया का डॉन जो उसकी हर बकवास को बर्दाश्त कर लेता था, आज एक खूंखार जानवर बन चुका था। मैंने तुम्हें छूट दी थी, तुम्हारी हर बदतमीजी सही। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी कमजोरियों से खेलोगी। विक्रम ने गुस्से में पास रखी एक कांच की मेज पर लात मारी, जो चकनाचूर होकर दूर जा गिरी। मेरी दुनिया में तुम्हारी इस बेवकूफ़ियों की कोई जगह नहीं, नैना, कोई जगह नहीं है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आई बात समझ? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब मेरे से दूर ही रहना। इतना कहकर विक्रम ने मुड़कर देखा भी नहीं। वो भीगे हुए कपड़ों से ही भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। नैना उठकर भागती हुई उसके पीछे आई। विक्रम, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे सच में नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नैना ने कमरे से दरवाजे पर विक्रम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने एक बार भी मुड़कर नैना की उस रोती हुई आंखों को नहीं देखा। उसने अपने वार्डरोब से एक नया सूट निकाला, 10 मिनट के अंदर कपड़े बदले और बिना एक शब्द कहे अपना फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। पतिदेव, प्लीज़ मत जाओ। नैना पीछे से चिल्लाई, लेकिन बाहर का मुख्य दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। विक्रम उसे उसी हालत में छोड़कर अपने ऑफिस जा चुका था। मुख्य दरवाज़ा बंद होने की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि नैना वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल बुरी तरीके से टूट गया था। उसे विक्रम के गुस्से से ज़्यादा इस बात का पछतावा था कि उसने मजाक ही मजाक में विक्रम की जान खतरे में डाल दी थी। वो पानी में विक्रम का वो खौफ से भरा हुआ चेहरा भूल ही नहीं पा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला और अंदर शांति आंटी दाखिल हुई। उनके हाथ में कुछ ताजे फल और फूल थे। उन्होंने जैसे ही हॉल का नज़ारा देखा, टूटी हुई कांच की मेज, पानी से भीगा हुआ फर्श और बीच में घुटनों के बल बैठकर रोती हुई नैना, उनके हाथ से फलों की टोकरी छूट गई। बिटिया, दादी दौड़ते हुए नैना के पास आई और ज़मीन पर उसके पास बैठ गई। दादी ने नैना को देखा। वो तुरंत अपनी आंख से आंसू पोंछने लगी। आंटी, आप आ गई? मैं अभी वो कांच साफ कर देती हूँ। वो गलती से। अरे पगली, मुझसे क्या छुपा रही है, हाँ? दादी ने नैना के कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन और ममता थी। मैं सब समझती हूँ। क्या हुआ है, हाँ? विक्रम बाबू ने कुछ किया है क्या? तो ऐसे क्यों रो रही है, हाँ? दादी का वो प्यार भरा स्पर्श पाते ही नैना का सारा सब्र टूट गया। वो दादी के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंटी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नैना सुबकते हुए बोली। मैंने मजाक मजाक में पतिदेव को उस गहरे पूल में धक्का दे दिया था। मुझे लगा वो बाहर आकर मुझे डांटेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन वो मुझे सांस नहीं ले रहे थे। वो ऐसे तड़प रहे थे जैसे जैसे उनकी जान जा रही हो। मैंने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन वो मुझ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाए। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनकी दुनिया में कोई जगह नहीं है। वो मुझे छोड़कर चले गए, आंटी।
नैना की बात सुनकर दादी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने नैना की पीठ सहलाई और एक बहुत ही गहरी और दर्द भरी सांस छोड़ी। दादी ने नैना को खुद से अलग किया, अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे और उसे बहुत ही प्यार से सोफे पर बिठाया। शांत हो जा मेरी बच्ची, रोना बंद कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। दादी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। नहीं आंटी, गलती मेरी है, वो मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं, नैना ने रोते हुए कहा। दादी ने नैना का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, वो तुझसे नफरत नहीं करता बिटिया। उसका वो गुस्सा, उसकी वो दहाड़, वो नाराज़गी, वो नफ़रत, बल्कि नफ़रत नहीं है, बल्कि उसका वो खौफ है जो आज 8 साल बाद पानी से बाहर आ गया। नैना ने अपनी रोती हुई आंखें झपकाई। खौफ? कैसा खौफ दादी? दादी ने अपनी नज़र झुका ली और उनके चेहरे पर एक पुराना गहरा दर्द उभर आया। उन्होंने अपनी वो काम वाली भाषा छोड़ दी थी और अपने असली राजमाता वाले लहजे में बोली, तो नैना ने उस वक्त रोने का कारण नोटिस भी नहीं किया था। विक्रम को पानी से नफरत नहीं है बिटिया, उसे पानी से भयंकर खौफ लगता है। दादी की आवाज़ भारी हो गई थी। ये बात तब की है जब विक्रम सिर्फ 8 साल का था। उसने उसके पिता के भी, यानी मेरे बेटे के भी, इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा थे। हमारे बहुत सारे दुश्मन थे। एक दिन दुश्मनों के एक गुट ने स्कूल से लौटते वक्त उस छोटे से विक्रम का अपहरण कर लिया। नैना की सांसें अटक गईं, उनकी आंखों से आंसू बहना जैसे रुक से गए थे और वो स्तब्ध होकर दादी की बातें सुनने लगी थी। उन जालिमों ने विक्रम को मारने की नीयत से उसके छोटे छोटे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। दादी की आंखों से आंसू झलक कर उनके हाथों पर गिरने लगे थे और रात के अंधेरे में शहर के सबसे ठंडी और एक बहुत सुनसान ठंडी झील में फेंक दिया। नैना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, वो बच्चा वो बच्चा अंधेरे में उस ठंडे और भयंकर पानी में डूबता रहा। दादी का गला रुंध सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सांस कैसे ले। उसके बंधे हुए हाथ पैर पानी में झटपटा रहे थे। वो मौत के मुंह में आधा जा चुका था। किस्मत अच्छी थी कि हमारे आदमियों ने वक्त रहते उस जगह का पता लगा लिया और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन दादी ने एक गहरी सांस ली। लेकिन विक्रम का शरीर तो बच गया था, लेकिन उसकी रूह उस गहरे पानी में कहीं खो सी गई थी। उस रात के बाद से विक्रम ने कभी किसी के सामने पानी की तरफ देखना तक बंद कर दिया था। वो स्विमिंग पूल जो तूने देखा है, वो सिर्फ इस पेंट हाउस के दिखावे और रुतबे के लिए बना है। विक्रम आज तक उस पूल के किनारे भी नहीं गया था। जब तूने उसे पानी में धक्का दिया तो पानी के उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसके 8 साल के बचपन के ट्रॉमा को छू लिया था। उसे लगा कि वो फिर से अंधेरी खाई में खो जाएगा और रस्सियों से बंधा हुआ है। नैना का दिल पूरी तरीके से टूट गया। उसे अपने आप पर इतनी घिन आ रही थी कि वो बयां नहीं कर पा रही थी। उसने जिस इंसान को सिर्फ एक खड़ूस माफिया समझा था, उसके सीने में इतना बड़ा और भयंकर दर्द छुपा हुआ था, और नैना ने अपनी बेवकूफ़ी से उस दर्द को फिर से कुरेद दिया था। मैंने ये क्या कर दिया? नैना ने फूट फूट कर रोते हुए अपने बाल पकड़ लिए। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। वो कितना डर गए होंगे। मैंने उनके उस दर्द को फिर से जगा दिया। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी आंटी, कभी नहीं। दादी ने तुरंत नैना को अपने सीने से लगा लिया। चुप कर पगली, ऐसा नहीं कहते। दादी ने नैना का माथा चूमते हुए कहा। आज दादी के मन में नैना के लिए जो भी बची कुछ शंका थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। उन्होंने देख लिया था कि ये लड़की उनके पोते के दर्द से कितना तड़प रही है। वो तुझे बहुत जल्दी माफ़ कर देगा बिटिया, क्योंकि तूने उसे आज डूबने से भी बचाया है, दादी ने बहुत ही प्यार से समझाया। विक्रम बाहर से एक लोहे की तरह चट्टान बन गया था, लेकिन अंदर से वो आज भी वो डरा हुआ बच्चा है, और मुझे पूरा यकीन है कि उस डरे हुए बच्चे को सिर्फ तू ही संभाल सकती है। पर वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, नैना ने सुबकते हुए कहा। गुस्सा होने दे उसे। मर्दों का गुस्सा एक ढाल होता है, उसका डर छुपाने के लिए। दादी ने नैना के गाल थपथपाते हुए कहा। तू हार मत मानना, वो तेरा पति है। जा उठ, अपने आंसू पोंछ। आज रात जब वो वापस आए तो उसे ये महसूस मत होने देना
कि तू उसके गुस्से से डर गई है, उसे ये महसूस कराना कि तू उसके लिए उस दर्द को समझती है, उसे तेरे प्यार, तेरे उस चुलबुलेपन की ज़रूरत है, किसी डरी हुई सहमी सी लड़की की नहीं। दादी की बातों ने नैना के अंदर से उस बिखरे हुए तूफान को एक नई दिशा दे दी थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और एक गहरी सांस ली। मैं उन्हें मनाऊंगी आंटी, चाहे वो मुझ पर कितना भी चिल्लाएं, कितनी भी चीज़ें तोड़ें, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मुझे एक बार दलदल से निकाला था, आज मैं उन्हें उनके दर्द के दलदल से बाहर निकालूंगी। नैना की आंखों में एक नई पक्की और सच्ची जिद आ गई थी। दादी मुस्कुराई, उन्होंने नैना के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने विक्रम के लिए जो लड़की चुनी है वो कोई मामूली सी बिल्ली नहीं, बल्कि शेरनी है और अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब शाम होने वाली थी और नैना को उस खामोश और घायल शेर की वापसी का इंतजार था। उसे विक्रम के गुस्से का सामना करना था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि प्यार और बहुत ही गहरे मरहम के साथ। रात के 12 बज चुके थे। सिंह इंटरप्राइजेस की गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी माले पर स्थित विक्रम के ऑफिस में घोर सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं। सिर्फ कांच की दीवारें के पार शहर की टिमटिमाती हुई रोशनियां ही अंदर आ रही थी। विक्रम अपनी कुर्सी पर नहीं, बल्कि फर्श पर कांच की दीवार के सहारे बैठा था। उसने अपने घुटने मोड़ रखे थे और उसका सिर उसके हाथों में झुका हुआ था। शहर का सबसे खूंखार माफिया डॉन, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज अंदर से पूरी तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसके कानों में बार बार सिर्फ दो ही आवाज़ें गूंज रही थी। एक उसके गहरे पानी के खौफनाक लहरों की आवाज़, और दूसरी नैना की वो कांपती हुई और रोती हुई आवाज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विक्रम ने अपने बाल मुट्ठी में कस लिए। उसे पानी में डूबने का उतना पछतावा नहीं था, जितना इस बात का था कि उसने अपनी उस जंगली बिल्ली पर इतनी बुरी तरीके से दहाड़ मारी थी। उसने नैना को जमीन पर धकेल दिया था। विक्रम जानता था कि नैना की कोई गलती नहीं थी। उस मासूम लड़की को उसके उस काले अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने तो सिर्फ एक चुलबुला मजाक किया था, और विक्रम ने बदले में उसे अपनी नफरत और खौफ की आग में जला दिया था। मैं उसे अपने इस नर्क में नहीं रख सकता, विक्रम ने खुद में फुसफुसाते हुए कहा। वो रोशनी है और मैं सिर्फ एक गहरा और खौफनाक अंधेरा। मैं उसे भी अपने साथ डुबो दूंगा। घंटों इसी कसमकस और गिल्ट में गुजरने के बाद विक्रम ने आखिरकार घर लौटने का फैसला लिया। रात के करीब 2 बजे विक्रम का काफिला पेंट हाउस पहुंचा। विक्रम भारी कदमों से लिफ्ट से ऊपर आया। उसने मुख्य दरवाज़ा खोला। उसे लगा कि घर में अंधेरा होगा। नैना डर के मारे अपने कमरे में रो रो कर सो गई होगी और टूटे हुए कांच के टुकड़े अभी भी वहीं पर पड़े होंगे। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, नज़ारा बिल्कुल अलग था। टूटी हुई कांच की टेबल मेज पर वहां से हटाई जा चुकी थी। फर्श पूरी तरीके से साफ था और बिल्कुल सूखा और साफ था, और पूरे हॉल में हल्की हल्की सी सुकून देने वाली रोशनी जल रही थी। और वहीं बीचों बीच उस रखे हुए बड़े से सोफे पर नैना बैठी हुई थी। वो सोई नहीं थी। उसने अपने घुटनों सीने से लगा रखे थे और उसकी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखें रोने की वजह से पूरी तरीके से सूजी हुई थी, लेकिन उनमें आज कोई भी डर नहीं था। विक्रम के कदम जैसे दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। वो नैना से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपना कोट उतारा और बिना नैना की तरफ देने भागी आवाज में बोला, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? हाँ, रात के 2 बज रहे हैं, ऐसे जागने का कोई फायदा नहीं है, जाकर सो जाओ। विक्रम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। वो नैना का सामना करने से भाग रहा था, लेकिन आज नैना उसे भागने देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। दादी की बातों ने नैना के अंदर को उस शेरनी को जगा दिया था। रुक जाइए, नैना ने की आवाज़ गूंजी। इस बार उसने लंबे खंबे या फिर पतिदेव नहीं कहा, और उसकी आवाज़ में कोई भी बचपना भी नहीं था। विक्रम के कदम वहीं पर रुक गए थे, लेकिन वो पलटा नहीं था। नैना सोफे से उठी और धीरे धीरे चलकर विक्रम के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा ना नैना, मुझे अकेला छोड़ दो। विक्रम ने अपनी आवाज को सख्त बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मेरी दुनिया में तुम्हारे इस जिद्दीपन की कोई जगह नहीं है। आपकी दुनिया में मेरी जगह है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। नैना ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा।
विक्रम झटके से पलटा। उसकी हाल लाल और थकी हुई आंखें नैना के चेहरे पर गड़ गईं। वो नैना पर फिर से गुस्सा करना चाहता था, उसे डराकर खुद से दूर करना चाहता था ताकि नैना महफूज रह सके। तुम समझती क्यों नहीं हो, हाँ? विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इंसान नहीं हूँ। तुमने आज देखा ना मैं अंदर से कितना खोखला हूँ। मेरा गुस्सा तुम्हें किसी दिन जलाकर राख कर देगा। वापस लौट जाओ अपनी उस आज़ाद दुनिया में। मैं तुम्हें कल ही आज़ाद कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने विक्रम की आंखों में सीधा देखा और बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर विक्रम के सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, नैना ने विक्रम की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए कहा। विक्रम ने नैना के हाथ हटाने चाहे। नैना पीछे हटो। नहीं हटूंगी। नैना ने भी अपनी जिद अड़ते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। आप मुझे डराकर नहीं भगा सकते विक्रम, मुझे पता चल गया है। विक्रम के हाथ अचानक से रुक गए। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। क्या क्या पता चल गया, हाँ? नैना ने विक्रम की उन बेखौफनाक आंखों में गहराई से देखा और बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज में बोली। वो 8 साल का बच्चा जिसे उन जालिमों ने बांधकर उस नंडी ठंडी और अंधेरी झील में फेंक दिया था, वो बच्चा आज भी आपके अंदर कैद है ना? वो आज भी उस गहरे पानी में सांस लेने के लिए तड़प रहा है। ये शब्द सुनते ही विक्रम के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसके शरीर सीने में दबा हुआ वो 20 साल पुराना खौफनाक राज, वो दर्द जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था, आज इस लड़की के होठों से सुनकर उसका सारा गुस्सा गुरूर, आज सारा माफिया वाला मुखौटा चकनाचूर हो गया था। विक्रम पीछे की तरफ लड़खड़ाया, उसकी सांसें तेज हो गई। किसने किसने बताया तुम्हें, हाँ? विक्रम की खुरदुरी आवाज़ बुरी तरीके से कांप रही थी। किसने बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है विक्रम? नैना ने आगे बढ़कर उसे इस बार विक्रम के चेहरे को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में थाम लिया। फर्क इससे पड़ता है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी से आपके उस दर्द को फिर से जगा दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे जरा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं आपको उस पानी के पास नहीं जाने देती। नैना ने मुंह से निकले ये शब्द विक्रम के लिए किसी बम के धमाके की तरह की मुझे उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। 20 साल, पूरे 20 साल तक उसने इस राज को अपने सीने में कब्र के तहत दफना कर रखा था। उसने अपने इर्द गिर्द खौफ, बेदर्दी और खून की एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली थी जिसे वेदना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन आज इस लड़की ने उस दीवार को एक ही झटके से गिरा दिया था। विक्रम का पूरा शरीर अचानक से पत्ते की तरह कांपने लगा। उसकी सांस तेज और उखड़ी हुई चलने लगी। उसकी लाल आंखों में वो भयंकर खौफ, वो बेबसी और घुटन फिर से तैरने लगी जो उसने उस झील के अंधेरे में पानी में महसूस की थी। उसका गला बुरी तरीके से सूख गया। ने विक्रम की आंखों में वो खौफ देखा। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल तड़प उठा। वहीं उसने विक्रम को थामना चाहा। आप अकेले नहीं विक्रम, मैं हूं ना आपके साथ। मैं कभी आपको उस अंधेरे में, लेकिन 20 साल पुराना आघात किसी जादुई छड़ी से एक पल में ठीक नहीं होता। और जो इंसान 2 दशकों से अपनी भावनाओं का कत्ल करता है ना, वो इतनी आसानी से किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। जैसे ही नैना ने नर्म हाथों से विक्रम के गालों को छुआ, विक्रम के अंदर से उस डरे हुए बच्चे और उस खूंखार माफिया ने एक साथ बगावत कर दी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें फिर से रुक रही हों। भावनाओं का ये अचानक आया सैलाब विक्रम बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझसे दूर रहो। विक्रम ने अपने बचाव में एक भयंकर लाचारी और घबराहट के साथ नैना को पूरी ताकत से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। धक्का इतना जोरदार और अप्रत्याशित था कि नैना अपना संतुलन नहीं बना पाई। वो पीछे की तरफ गिरी और उसका माथा पास ही रखी भारी लकड़ी की मेज के नुकीले किनारों से जा टकराया। आह! नैना के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो फर्श पर गिर पड़ी थी। उसने तुरंत अपना हाथ अपने माथे पर रखा। जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसकी उंगलियां खून से लाल हो चुकी थी। माथे से खून की एक पतली धार बहकर उसकी आंखों के किनारे तक आ गई थी। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया, जिसमें से विक्रम की भारी सांसें तेज सुनाई दे रही थी। विक्रम जो हाँफते हुए पीछे हट गया था, उसकी नज़र जैसे ही माथे से बहते खून पर पड़ी, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी पुतलियां मानो फैल गईं। उसने अभी अभी क्या किया था? जिस लड़की ने उसे डूबने से बचाया था, जो उसके दर्द पर मरहम लगाने आई थी, उसने अपने ही हाथों से उसे लहूलुहान कर दिया था।
विक्रम के हाथ हवा में ही कांपने लगे। उसने अपनी उन्हीं कांपती अंगुलियों को देखा जिनसे उसने नैना को धक्का दिया था। उसके अंदर का वो शैतान जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता था, आज उसकी अपनी जंगली बिल्ली को नोच चुका था। नैना। विक्रम के होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। नैना ने दर्द के बावजूद अपनी आंखें उठाईं। उसने विक्रम की आंखों में देखा, वहां कोई गुरूर या गुस्सा नहीं था। वहां सिर्फ एक भयंकर पछतावा, खुद से नफरत और एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मैंने कहा था ना। विक्रम की आवाज़ एक फटी हुई कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाने लगा। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ। मेरे अंदर सिर्फ तबाही है और मैं सब कुछ तबाह कर देता हूँ। विक्रम, मेरी बात सुनिए। नैना ने फर्श का सहारा लेकर उठने की पूरी कोशिश की। खून की वजह से उसे हल्का सा चक्कर आ रहा था। यह आपने जानबूझकर नहीं किया है? नहीं। विक्रम ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वो इस कदर निहत्था और कमज़ोर होता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि अगर वो एक पल भी और यहाँ रुका तो वो सच में पागल हो जाएगा। इससे पहले कि नैना खड़ी हो पाती, विक्रम वहाँ से पलटा और लगभग भागते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। मुख्य द्वार पर एक बार फिर से पूरी ताकत से बंद हुआ और इस बार उसकी गूंज पहले से भी ज़्यादा डरावनी थी। नैना वहीं ठंडे फर्श पर बैठी रह गई। उसका माथा भयानक दर्द कर रहा था और खून की बूंदें उसके कपड़ों पर गिर रही थी। कोई और लड़की होती तो इस धक्के और इस खून को देखकर हमेशा के लिए विक्रम को छोड़कर चली जाती। वो डर जाती कि इंसान सच में एक दरिंदा है। लेकिन नैना कोई आम लड़की नहीं थी। उसने अपने दुपट्टे को एक सिरा फाड़ा और उसे अपने माथे पर कसकर बांध दिया। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि विक्रम की उस बेबसी की थे। वो जानती थी कि वो उसका धक्का धक्का विक्रम ने नहीं दिया था। वो धक्का उस 8 साल के डरे हुए बच्चे ने दिया था, जो अचानक से दुनिया के सामने नंगा महसूस कर रहा था। जो इंसान अपनी भावनाओं को लोहे के बक्से में बंद करके रखता हो, जब वो बक्सा टूटता है तो धमाका होना तो लाजमी है। आप भाग सकते हैं विक्रम। नैना ने उस बंद दरवाजे को देखते हुए अपनी जिद्दी और दृढ़ आवाज में खुद से कहा, लेकिन आप इस दर्द में और नहीं भाग सक पाएंगे। आपको लगता है कि आप मुझे चोट पहुंचाकर मुझे डरा देंगे, तो आप गलत हैं। मैं आपके इस खौफनाक खोल को तोड़कर ही रहूंगी। अब ये सिर्फ आपका घाव नहीं है, ये हमारी जंग है। दूसरी तरफ से विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा पागलों की तरह शहर की खाली और अंधेरी सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी पोरें सफ़ेद पड़ गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार नैना का वो खून से लथपथ माथा, उसकी दो दर्द भरी चीख आ रही थी। विक्रम ने गाड़ी को एक सुनसान चट्टान के पास रोका और स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर पटक दिया। वो एक माफिया था, मौत का सौदागर, लेकिन आज अपनी जिंदगी में पहली बार उसे अपने ही वजूद से, अपने ही हाथों से घिना रही थी। खामोशी और तूफान की ये लड़ाई अब एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर रखी थी जहां से या तो उसका रिश्ता हमेशा के लिए बिखरने वाला था, या फिर एक ऐसी मजबूती से जुड़ने वाला था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। रात का गुप्त अंधेरा अब धीरे धीरे छटने लगा था। शहर के बाहर उस सुनसान चट्टान पर विक्रम की गाड़ी खड़ी थी। कार के बोनट पर दोनों हाथ टिकाए विक्रम खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर जो ज्वालामुखी सुलग रहा था, उसे दुनिया की कोई भी हवा शांत नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ नैना की खून से लथपथ माथा घूम रहा था। मैं एक दरिंदा हूँ। विक्रम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मुट्ठियाँ इतनी कसकर बंद कर ली कि उसके पोरे भी सफ़ेद हो गई थी। उसने मुझे बचाने की कोशिश की और मैंने उसका खून बहा दिया। मेरे अंदर की वो खौफनाक दुनिया किसी को भी निगल सकती है। मैं उसे अपना साथ इस नर्क में नहीं रख सकता। माफिया डॉन विक्रम सिंह ने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और लेकिन अपने हिसाब से सबसे सही फैसला ले लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो नैना को इस खुद से हमेशा के लिए दूर कर देगा, ताकि वो लड़की उसके इस स्याह और खूनी दुनिया से महफूज रह सके। सुबह के 8 बजे
पेंट हाउस में नैना लिविंग रूम्स के उसी सोफे पर बैठी थी। उसने पूरी रात एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकाई थी। उसके माथे पर अब एक सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। खून रुक चुका था लेकिन दर्द अभी भी था। पर माथे के दर्द से ज़्यादा उसे विक्रम के उस लाचार और खौफज़दा चेहरे का दर्द महसूस हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नैना तुरंत उठी। उसे लगा कि विक्रम आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही विक्रम का राइट हैंड आदमी था शिवा। वह अंदर आया। उसके साथ एक डॉक्टर भी था और शिवा के हाथ में एक मोटी सी फाइल भी थी। शिवा की आंखें झुकी हुई थी। वो जानता था कि बीती रात बहुत कुछ भयानक हुआ था। भाभी जी, विक्रम, शिवा ने बहुत ही घबराते हुए कहा। शिवा ने पहली बार उसे भाभी जी कहा था। बॉस ने आपके लिए डॉक्टर भेजा है और ये फाइल भी भिजवाई है। नैना ने डॉक्टर को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया और शिवा के हाथ से झपट्टा मारकर वो फाइल ले ली। ये क्या है? नैना ने फाइल को खोलते हुए पूछा। जैसे ही नैना ने फाइल के पन्ने पड़े, उसका खून खौलकर 100 डिग्री पर पहुंच गया था। वो कोई आम फाइल नहीं थी। वो एक सेपरेशन एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी के कागजात थे। विक्रम ने अपने कुछ बिला कई करोड़ रुपए जो वो जिंदगी भर भी खर्च करे तब भी खर्च नहीं कर सकती थी। साथ ही शहर के बाहर का एक आलीशान बंगला नैना के नाम कर दिया था। फाइल के अंत में विक्रम के हस्ताक्षर थे, जिसका साफ मतलब था कि वो नैना को पैसे देकर हमेशा के लिए खुद से आज़ाद कर रहा था। शिवा ने डरते डरते कहा, बॉस ने कहा है कि आप जब चाहें अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकती हैं। आपकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा से वहाँ पर। शिवा, नैना की वो धार इतनी तेज थी कि शिवा और डॉक्टर दोनों अपनी जगह पर उछल पड़े थे। नैना ने वो करोड़ों की प्रॉपर्टी वाली फाइल उठाई और उसे बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और फिर उन टुकड़ों को और फाड़ा और हवा में उछाल दिया। कागज के टुकड़े पूरे हॉल में किसी सफ़ेद बर्फ की तरह गिरने लगे थे। नैना की आंखें गुस्से से भड़क होती थी। और गाड़ी निकालो, मुझे अभी के अभी तुम्हारे उस डरपोक बॉस के पास जाना है। लेकिन मैडम, बॉस ने सख्त हिदायत दी है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ऑफिस में बहुत गुस्से में है। तुम्हारे बॉस का गुस्सा मैंने देख लिया है, अब मेरा गुस्सा वो देखेगा। आई बात समझ? गाड़ी निकालते हो या मैं अपनी स्कूटी से आऊँ? नैना ने अपनी उंगली दरवाजे की तरफ करते हुए कहा। शिवा के पास कोई चारा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि बॉस से ज़्यादा खतरनाक उनकी ये बीवी है। सिंह इंटरप्राइजेस के हेडक्वार्टर का 50वां माला, ये पूरा फ्लोर विक्रम सिंह का साम्राज्य था। लेकिन आज यह फ्लोर किसी जलते हुए ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा था। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ गूंज उठती। मेज़ के चारों तरफ और शहर के सबसे बड़े बिल्डर्स, माफिया के सहयोगी, कंपनी के आला अधिकारी बैठे थे। हर एक चेहरे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे और नजरें मेज पर गड़ी थी। विक्रम सिंह अपनी हेड चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त, आंखें लाल और शरीर में ऐसी हिंसक ऊर्जा थी जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि आज बॉस किसी की जान लेने के मूड में है। ये क्या है? विक्रम की भारी और खौफनाक आवाज़ गूंजी। उसने एक फाइल मेज पर जोर से दे मारी। पिछले क्वार्टर का पुराना 4% का है। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। एक बिल्डर ने डरते डरते अपना हाथ उठाया। बॉस, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पुलिस पुलिस विक्रम की कुर्सी पीछे खिसकी और वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वो खौफनाक चमक थी जिसने उस बिल्डर की रूह कांपने पर मजबूर कर दिया था। पुलिस तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अगर पिछले 24 घंटों में वहाँ काम शुरू नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन साइट की जगह तुम्हारे शरीर की अस्थियां विसर्जित होगी। गेट आउट। पूरा वार्डरूम किसी तूफान से गुजरने के बाद की तरह सन्नाटे में था। हर कोई अपनी फाइलें समेटकर वहां से भागने की तैयारी में था कि तभी बाहर से भारी हंगामे की आवाज़ आई। मैडम रुकिए, बॉस मीटिंग में है। गार्ड्स की घबराई हुई आवाज़ गूंजी। हट जाओ। नैना की वो दहाड़ जो किसी को भी माफिया को टक्कर दे सकती थी, केबिन के अंदर तक सुनाई दी। आज मुझे तुमसे बात करनी है, वरना मैं ये ऑफिस जला दूंगी। अंदर बैठे सभी बिल्डर्स और अधिकारी एक दूसरे का जैसे मुंह देखते रह गए। कौन है ये? हाँ, कौन है जो विक्रम सिंह की मीटिंग में घुसने की जुर्रत कर रहा है? दरवाजे का हैंडल घूमा और नैना के बवंडर की तरह अंदर दाखिल हुई।
नैना के माथे पर वो सफ़ेद पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी, उसने उस पूरे कैबिन का तापमान बदल दिया था। जैसे ही वो अंदर आई, गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश के लिए आगे बढ़े। रुको! विक्रम की आवाज़ गूंजी। पूरा कैबिन थम सा गया था। विक्रम ने अपना हाथ उठाकर गार्ड्स को रुकने का इशारा किया। उसकी नज़र नैना पर टिकी थी। उसने आज तक किसी को अपने काम में दखल देने की अनुमति नहीं दी थी, और नैना का इस तरह आना, वो भी उस हालत में, एक बहुत बड़ी बगावत थी। कैबिन में मौजूद सारे लोग सन्न थे। उनके सामने वो जंगली बिल्ली खड़ी थी, जिसने सीधे मौत के मुंह में कदम रखा था। बिल्डर्स और ऑफिसर्स की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। क्या ये वही लड़की है जो बॉस की पत्नी होने का दावा कर रही है? नैना ने किसी की परवाह नहीं की। वो सीधे टेबल के पास आई, विक्रम के साफ विक्रम की तरफ देखा और मेज पर अपना हाथ जोर से मारा। तुम यहाँ बैठकर फाइलें फाड़ रहे हो, और वहाँ घर पर मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? नैना की आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वहीं उसकी इस हरकत से सबकी आंखें बाहर आने वाली थीं, और वहीं विक्रम ने अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही सब बाहर निकले, विक्रम ने अपनी ठंडी नज़र नैना पर टिका दी। नैना के माथे पर वो सफ़ेद पट्टी, बिखरे हुए बाल और आंखों में उस भयंकर जिद्दी आग। विक्रम की नज़रें जैसे ही नैना के माथे की पट्टी पर पड़ी, उसका दिल किसी मुट्ठी में भिज गया था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथों की पेंट को जेब में डालकर मुट्ठी कस ली, ताकि नैना उसकी ये कमजोरी ना देख सके। उसने अपने चेहरे पर वापस वही खौफनाक और बेजान सा मुखौटा पहन लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, विक्रम ने अपनी आवाज़ को बर्फ की तरह ठंडा करते हुए कहा। मैंने शिवा के हाथों में वो फाइल भिजवाई थी, तुमने उसे पढ़ा कि नहीं? नैना ने तेज कदमों से चलकर विक्रम के बिल्कुल सामने आ गई। उन दोनों के बीच अब एक सिर्फ डेस्क का फासला था। पड़ी थी। नैना ने अपनी दोनों हथेलियां डेस्क पर जोर से पटकी और उसे फाड़ कर भी तुम्हारे उस चमचे सिवा के मुंह पर मार दिया। विक्रम ने अपनी भवें उठाई। नैना, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारी जिंदगी भर की सुरक्षा दे दी है। तुम्हें अब इस दलदल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। क्यों चली जाऊँ? हाँ, नैना की आवाज़ विक्रम के कैबिन में गूंज उठी। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे करोड़ों का बंगला और पैसे देकर खुद को महान साबित कर दोगे? तुम महान नहीं हो विक्रम सिंह, तुम एक नंबर के डरपोक हो। डरपोक शब्द सुनकर विक्रम की आंखों में गुस्से से एक तेज लकीर दौड़ी। उसने डेस्क पर अपने दोनों हाथ रखे और नैना की तरफ झुककर अपनी सबसे खौफनाक आवाज़ में फुसफुसाया। अपनी हद में रहो नैना। तुम नहीं जानती कि मैं क्या हूँ। कल रात तुमने देखा है ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा हूँ। तुम्हारे माथे का ये खून मेरी वजह से है। मैं एक दरिंदा हूँ जिसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। मैं तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। नैना ने विक्रम के गुस्से में जरा भी डरे बिना डेस्क के किनारे पर घूमकर विक्रम के बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे माथे पर यह खून तुमने नहीं निकाला है, ये तुम्हारे उस 20 साल पुराने खौफ ने निकाला है, जिसे तुम सीने में छिपा कर बैठे हो। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की। मुझसे दूर रहो नैना। नहीं रहूंगी दूर। नैना ने आगे बढ़कर विक्रम के सबसे महंगे सूट को कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दूर धकेल कर मेरी हिफाजत कर रहे हो? चोट तो तुम मुझे अब भी दे रहे हो। दुनिया के सबसे बड़े माफिया डॉन बनते हो ना, दुश्मनों की गोलियों से सीना तान कर लड़ते हो, लेकिन जब अपने अतीत से, अपने ही अंदर के खौफ से लड़ने की बारी आई तो भागकर खड़े हुए। हाँ, इतने कायर हो तुम? नैना की आंखों से अब गुस्से और दर्द के आंसू झलकने लगे थे। ये शब्द विक्रम के दिल के आर पार हो गए थे। उसका वो नकली खौफनाक मुखौटा टूटने से लगा था। उसने अपने दोनों हाथ नैना के कंधों पर रखे और उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन तो उसकी पकड़ में कोई ताकत नहीं थी। तुम समझती क्यों नहीं हो? विक्रम की आवाज़ अब भर्रा गई थी। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे प्यार किया जा सकता है। मेरे हाथ खून से रंगे हैं। मैंने 20 सालों में किसी पर भरोसा नहीं किया है। मैंने सिर्फ नफरत करना सीखा है। अगर तुम मेरे करीब रही तो एक दिन मैं तुम्हें भी खो दूंगा, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। विक्रम की इस लाचारी और उसके उसके इस असली डर को सुनकर नैना का गुस्सा पानी की तरह पिघल गया था। वो समझ गई कि विक्रम उसे इसलिए नहीं भगा रहा है क्योंकि वो उससे नफरत करता है,
क्योंकि वो उससे नफरत करता है, बल्कि इसलिए भगा रहा है क्योंकि वो नैना को खोने से बेइंतहा डरता था। नैना ने विक्रम के कॉलर से अपनी पकड़ ढीली की और अपने छोटे नर्म हाथ विक्रम के कांपते हुए गालों पर रख दिए। तो मत करो ना बर्दाश्त, नैना ने बहुत ही प्यार और एक अजीब सी जिद के साथ विक्रम के आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। मैंने कोई 11 महीने का एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तुम्हारे साथ। मैंने 7 फेरे लिए हैं। तुम मुझे धक्का दोगे, मैं उठकर वापस तुम्हारे पास आऊंगी। तुम मुझ पर चिल्लाओगे, मैं तुमसे 10 गुना ज़्यादा जोर से चिल्लाऊंगी। तुम मुझे डराओगे तो मैं तुम्हें बेलन से मारूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई बात समझ? विक्रम की लाल आंखों में जमा हुआ वो खौफ, वो पछतावा अब आंसुओं में बदलने लगा था। मैं तुम्हारे इस खौफनाक काले अंधेरे से रहने के लिए तैयार हूँ विक्रम। नैना ने अपना अंगूठा विक्रम के गाल पर फेरते हुए कहा। बस तुम मुझे खुद से दूर करने की ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। विक्रम के सीने में जो 20 साल की घुटन थी, वो नैना के इन शब्दों से जैसे टूटकर बह निकली थी। उसका वो सारा गुरूर, सारा माफिया वाला आवरण एक झटके में गिर सा गया था। विक्रम ने नैना की कमर से अपनी दोनों मजबूत बाहों में इतनी जोर से जकड़ा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान अपनी आखिरी उम्मीद को जकड़ता है। उसने नैना को अपनी तरफ खींचा और अपना सिर नैना की गर्दन के पास उसके कंधे पर टिका दिया। उस खूंखार शेर ने आखिरकार अपनी उस जिद्दी बिल्ली के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। विक्रम ने मुंह से एक बेहद कांपती हुई, टूटी हुई और भारी फुसफुसाहट निकली। यह किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का हुक्म नहीं था। यह उस 8 साल के डरे हुए बच्चे की भीख थी, जिसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई थी। नैना ने अपनी दोनों बाहें विक्रम के चौड़े कंधों के इर्द गिर्द लपेट ली और उसकी पीठ को सहलाने लगी। कभी नहीं पतिदेव, कभी नहीं, नैना ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में अभी भी उस भारी एहसास की गूंज थी। जैसे ही विक्रम को अपनी असलियत का एहसास हुआ कि उसने उस एक लड़की के सामने अपने उस 8 साल के डरे हुए बच्चे को बाहर आने दिया है, उसकी माफिया वाली शख्सियत ने तुरंत बचाव की मुद्रा ले ली। उसने अपनी बाहें ढीली की और एक झटके से नैना को खुद से दूर कर दिया। वह तेजी से खड़ा हुआ और अपने शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए अपनी आंखों से उस नमी को पोंछ लिया। उसका चेहरा पिष्ट से पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये सब नहीं होना चाहिए था, विक्रम ने अपनी पीठ नैना की तरफ करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब वो कड़वाहट और वो खौफनाक गुरूर वापस लौट आया था। मैंने जो कुछ भी कहा या फिर किया है, वो सब उस सदमे का नतीजा था। मुझे अपनी कमजोरी को जाहिर करना बिल्कुल नहीं पसंद है ना। अगली बार ऐसा मत होने देना। वो अभी भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि अगर उसने नैना की आंखों में देखा तो फिर से वो पिघल जाएगा। वह वापस उसी ठंडे बेजान माफिया के मुखौटे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। नैना वहीं फर्श पर बैठी, उसने विक्रम की पीठ को देखा, उसके कंधों के उस तनी हुई जकड़ को देखा। वह समझ गई थी कि विक्रम का वो डर ही उसे पीछे धकेल रहा है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से इतना डरता था कि वह उसे आहत करने पर उतारू था। नैना धीरे से खड़ी हुई। उसके माथे की पट्टी अभी भी खून से हल्की सी भीगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि शब्दों से विक्रम को समझाया नहीं जा सकता। वह उस खौफ की दीवार को जो उसने खड़ी थी किसी भी कीमत पर गिराने के लिए तैयार थी। अरे खड़ूस पतिदेव, नैना ने बिना किसी झिझक के उसे पुकारा। इतनी जल्दी अपनी उस खड़ूस वाली दुनिया में वापस भाग रहे हो? अभी तो बातें खत्म भी नहीं हुई थी। विक्रम पलटा नहीं। मैं कहाँ? अब और बात नहीं बची है। नैना ने विक्रम के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने उसे झटक दिया। मुझे मत छुआ करो, विक्रम ने दहाड़ कर कहा। लेकिन नैना ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने एक झटके से विक्रम को अपनी तरफ पलटा। विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ी और नैना को घूरने लगा। मैंने कहा ना, अब और नहीं। नैना ने बिना कुछ कहे अपना एक हाथ विक्रम की गर्दन के पीछे डाला और अपनी उंगलियों से उसके बाल कसकर पकड़ लिए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम को नीचे झुकाया और उसके होंठों पर अपने होंठों को जोर से दबा दिया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। वह पूरी तरीके से शॉक हो गया था। ये कोई कॉमल या फिर रोमांटिक किस नहीं थी, ये एक वाइल्ड किस थी। नैना ने इस हरकत से विक्रम के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसे अपने ठंडेपन से बाहर निकालने की कोशिश की। नैना ने विक्रम के होठों को काटते हुए, उसे चूमते हुए अपने अंदर के गुस्से को और प्यार को उड़ेल दिया। विक्रम जो अब तक अपने खौफ और गुस्से को ढाल बना रहा था, इस अचानक हुए हमले से
लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह कुछ सेकंड के लिए बुत बना खड़ा रहा। उसकी आंखें हैरानी के मारे खुली की खुली रह गई थी। उसके माफिया वाली सारी ट्रेनिंग, उसकी सारी कड़वाहट इस हरकत से धरी की धरी रह गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए या सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।